तो आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी चल रहा है उसका इकाई 1 का पार्ट 13 यानी कि भाग 13 को पढ़ेंगे, जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसका खंड क प्राकृतिक संसाधन को हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लिया है, एक एक वर्ड को। और आज के क्लास में इस प्राकृतिक संसाधन का जो खंड है उसे हम लोग क्लियर करेंगे, समाप्त कर देंगे। इसमें आज के क्लास में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव, इसके लघुत्तरीय प्रश्न और इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न को क्लियर करेंगे, जो आपके किताब में पीछे दिया रहता है। तो 5 ऑब्जेक्टिव हैं, 5 लघुत्तरीय प्रश्न हैं और 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। इन सारे चीज़ों का एक्सप्लेन हम करेंगे। वैसे अगर आप लोग जो लोग भी पूरा क्लास किए होंगे प्राकृतिक संसाधन वाला, पीछे जितना भी पार्ट अपलोड हुआ है पार्ट 1 से पार्ट 12 तक, तो उनको तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगा, वो फटाफट लिख सकते हैं, वो आसानी से समझ सकते हैं। बट अगर आप पहली बार हो तो आपको पूरा बढ़िया से समझना होगा, नहीं तो इससे अच्छा है कि आप यहीं पर इस वीडियो को स्किप कर दें और पीछे का जितना वीडियो है उसको जा करके देखें। अगर उसको देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे सबसे ऊपर होगा 10th ज्योग्राफी लिखा होगा, उस फाइल को ओपन करें और वहाँ से लाइन बाय लाइन 1 से 12 तक आप कंप्लीट पहले देख लें। या आप अभी इसी वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर भी मैंने चैनल का प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो कहीं से भी आप जाके पहले देख लेंगे तो आपके लिए सबसे बेटर होगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं और इसका सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है ना। हमारा इस चैप्टर का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यानी कि पंजाब एक राज्य है, जैसे कि हम लोग बिहार में हैं, उसी तरह पंजाब भी इंडिया का एक राज्य है और वहाँ पे भूमि निम्नीकरण यानी कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता है। अब भूमि निम्नीकरण क्या है इसके बारे में हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया है, तो पहले जा करके इसके ठीक पहले वाले वीडियो आप देखेंगे ना, ठीक इसके पहले वाला भी, तो आप क्लियर कर लेंगे भूमि निम्नीकरण क्या है। यानी कि सिंपल भाषा में समझ लेना है कि मिट्टी का बर्बाद होना, कि अगर पंजाब में मिट्टी बर्बाद हो रहा है, उसकी पोषक तत्व, उसकी उर्वरता जो है वो कम होती जा रही है, तो पंजाब में इसका क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पे 4 कारण दिए गए हैं। पहला कारण है वन उन्मूलन का अर्थ हुआ पेड़ों की कटाई। गहन खेती का अर्थ हुआ कि एक ही खेत में एक साथ बहुत सारे फसलों को लगाना। तीसरा है अति पशुचारण यानी अधिक से अधिक पशुओं को चराना। और घ नंबर है अधिक सिंचाई यानी कि अधिक पटौनी करना। पटौनी बोले तो मतलब नहीं खेत में तो पनिया पटाते हैं, तो उसको कहते हैं सिंचाई करना। तो इसमें से कौन सा कारण है जिसके चलते पंजाब में निम्नीकरण होता है, तो आपका इसका सही आंसर होगा क नंबर यानी कि वन उन्मूलन। पंजाब में क्या है कि जितने भी वन हैं, जितने भी जंगल हैं, उनको काट करके लगातार वहाँ पर खेती की प्रक्रिया को बढ़ाई जा रही है। तो वहाँ पे मिट्टी के निम्नीकरण होने के कारण, मिट्टी का क्षय होने का कारण है वन उन्मूलन यानी कि अधिक से अधिक पेड़ों की कटाई करना। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे कि पंजाब में अगर वन उन्मूलन होता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वन उन्मूलन, वहाँ के भूमि निम्नीकरण का काम। देखिए किताब में जो आपका ऑब्जेक्टिव दिया रहता है ना पीछे, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लगभग ज़्यादातर। मेरा तो मतलब अंदाज है, वैसे मैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव किताब के अंदर से भी करा दूंगा बाद में, बट किताब का जो पीछे का भले ही कम ही हो, लेकिन बहुत सारे चैप्टर हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव तो आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा, गेस उसके चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग कि फलाना गेस आया है इसमें से हम तैयारी करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। ये सब नहीं करना है, ठीक है। आपको बढ़िया से काम करना है किताब के ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि बुक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यानी जो सोपानी कृषि की जाती है। अब सोपानी कृषि क्या है तो इसके बारे में भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि पीछे वाला वीडियो आप लोग जरूर देखो। और जो लोग एक बार देख लिया है ना बाबू, आप लोग क्या कीजिए कि रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करते रहेंगे ना, पीछे वाला चीज़ देखते रहेंगे, तो आप हमेशा मतलब कि दिमाग में लेके चलेंगे हर एक क्वेश्चन को।
आप एग्ज़ाम के टाइम में उसे भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, पढ़ाई ऐसा चीज़ बोरिंग चीज़ होता है। आप लोग मोबाइल में पढ़ रहे हो, आधा घंटा पढ़ने के बाद दिमाग भारी हो जाएगा, लेकिन वहीं पे 5 मिनट 10 मिनट या 2 घंटा का फिल्मों देखना होता है, बोर नहीं हो सकते हो। 5-10 मिनट का गाना आ जाए तो मज़ा ले सकते हो, कोई ठीक है, इंटरटेनिंग चीज़ है। पढ़ाई इंटरटेनिंग नहीं होता है, इसमें बोरिंग होता है, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला है नहीं। तो पढ़ाई है कि एक बार पढ़ोगे फिर दिमाग से निकल जाएगा। तो इसको आप लोग क्या करते रहो ना, कि रिवीजन करते रहो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना उतना बढ़िया है। कहा जाता है कि घर को अगर एक बार मान लीजिए हम झाड़ू लगा देते हैं तो उसका गंदगी जो है, जो कचरा है, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर उसी को आप क्या कीजिए कि दोबारा थोड़ा सा बाहर करके, तो वो और जो मिट्टी भी थोड़ा सा होगा वो निकल जाएगा बाहर। थोड़ा पोछा मार देंगे तो बिल्कुल चिकना हो जाएगा। कहने का अर्थ क्या है, एक ही चीज़ को बार बार लगातार आप करोगे ना तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में भी बढ़िया मतलब जानकारी हो, आप भी क्लीन मतलब एकदम बढ़िया से जानो, तो उसके लिए आपको बार बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा सोपानी कृषि चलता है? तो क नंबर ऑप्शन है हरियाणा में, ये भी राज्य है। ख नंबर है पंजाब में। ग नंबर है बिहार का मैदानी क्षेत्र में। और घ नंबर है उत्तराखंड में। तो कौन सा जगह है जहाँ पे सोपानी कृषि फेमस है, प्रचलित है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, बिहार का मैदानी क्षेत्र। यानी कि जिस राज्य में हम लोग रहते हैं यहाँ पे सोपानी कृषि काफ़ी प्रचलित है। ठीक है। तो ये सब लाइन को आप लोग बिल्कुल याद करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको इन सब का नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना। या मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का अर्थ क्या हुआ? वैसी मिट्टी जिसमें मरु हो, मरु मतलब बालू हो, बालू की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है उसको हम लोग कहते हैं मरुस्थलीय मृदा। तो कौन सा राज्य है कि जहाँ पर मरुस्थलीय मृदा का विस्तार बहुत अधिक है, ज़्यादा से ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा फैले हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर क है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ठीक बिहार का पड़ोसी राज्य जो पीछे है वो उत्तर प्रदेश है। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये 4 राज्य के नाम दिए गए हैं। कौन सा राज्य है जहाँ पे मरुस्थलीय, ये तो नाम से ही आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना, कि बालू रेगिस्तान कहाँ पे है, किस राज्य में रेगिस्तान है? तो उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, कर्नाटक में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। तो रेगिस्तान कौन है जी? तो वो है राजस्थान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ख है राजस्थान, ये आपका आंसर होगा। तो मरुस्थलीय मृदा, जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आता है मरुस्थलीय मृदा भी। तो वहाँ पे वर्णन हुआ था कि मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो हुआ है राजस्थान में। ठीक है। तो राजस्थान जो है वो मतलब बालू से भरा पड़ा है। देखिए राजस्थान में क्या है ना, कि एरिया तो बहुत ज़्यादा है उसके पास, मतलब क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन जो यूज करने वाला ज़मीन है ना वो कम है, क्योंकि बालू ज़्यादा है, बालू वाला ज़मीन ज़्यादा है। तो बालू वाले ज़मीन में थोड़े ना खेती या कुछ किया जा सकता है, तो ज़्यादातर ज़मीन बेकार वहाँ पर है। होता है ना कि एक राजा थे और उनके पास 52 बीघा ज़मीन था, लेकिन सब ज़मीन बंजर था। तो खाने में भी मतलब उनके घर में खाने में भी काफ़ी समस्या थी। तो का नाम के राजा थे, तो कहने का अर्थ उनके पास 52 बीघा ज़मीन तो था, लेकिन खाने तक को दिक्कत थी। तो क्या फ़ायदा उस ज़मीन के होने का, खाली कालाने के लिए क्या, तो मुझे 52 बीघा ज़मीन है। तो उसी तरह राजस्थान में क्या है कि ज़मीन तो ज़्यादा है, लेकिन उस ज़मीन का यूज बहुत कम है उस बालू के कारण। तो ये बात दिमाग में रखना है आपको कि मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? जैसे मेढक, तो मेढक मतलब सीधे से भाषा में आप समझ जाएंगे, बेंगवा सब नहीं होता है। बेंग कई प्रकार का होता है, आजकल बारिश के दिन में बड़ा वो बोलता है, नहीं तो टर 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 ऐसे करेगा, तो टर टर करेगा तो समझ जाए कि और ही बारिश लाता है, इससे और ही ज़्यादा बारिश लाएगा।
तो मेढकवा के प्रजनन को रोकने के लिए, प्रजनन मतलब होता है कि जब हम अपनी जैसी संतान उत्पत्ति करते हैं उसको प्रजनन कहते हैं। मतलब कहा करते हैं कि जब हमने का लड़का होता है ना सब, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रजनन। ठीक है, हम लोग भी अपने माता पिता के प्रजनन हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग की आने वाली पीढ़ी, मेरी भी एक बेटी है तो वो मेरी प्रजनन है। तो प्रजनन यानी अपना जैसा जो बच्चा पैदा किया जाता है, यानी कि आदमी का बच्चा आदमी, कुकुर का बच्चा कुकुर, सियार का बच्चा सियार हो, तो इसको प्रजनन कहते हैं। साइंस में आप लोग पढ़ेंगे। तो मेढक के प्रजनन को रोकने के लिए, मतलब कि उनका वंश आगे ना बढ़े, उनकी संख्या को रोकने के लिए एक रसायन का यूज किया जाता है, केमिकल का यूज किया जाता है। वो कौन सा, इसमें से 4 ऑप्शन है, वो केमिकल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन है, ऑप्शन नंबर ख है यूरिया, ऑप्शन नंबर ग है एंड्रीन, और घ नंबर है फास्फोरस। तो कौन सा इसमें है? तो आप बता सकते हैं इसमें से। अगर आप लोग बोले हैं ना किताब पढ़ेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव, किताब का ऑब्जेक्टिव छोड़ दीजिए पीछे दिया है, किताब के अंदर से भी ऑब्जेक्टिव मिला ना, और मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी मैं पढ़ाता हूं तो लाल वाला अंडरलाइन जरूर कर लीजिए, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो एक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो छूटने वाला नहीं। और उसमें इसकी भी चर्चा थी कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा गौ, एंड्रीन। एंड्रीन नाम का एक रसायन आता है, केमिकल आता है, जिससे क्या होता है कि खेतों में उसे छींट दिया जाए तो मेढक जो है उसे, मतलब जब अंदर ले लेंगे सांस के द्वारा भी, या उसको अगर टच भी कर लेते हैं, तो उनके अंदर जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। जैसे इंसानों में क्या होता है ना कि आता है गर्भ निरोधक गोली, उसको खा लीजिएगा तो मतलब बच्चा नहीं होता है, उसी तरह उनका भी है, उनका प्रजनन रुक जाता है। तो याद रखेंगे एंड्रीन, ना तो बेंजीन है, ना तो यूरिया है, ना फास्फोरस है, वो है एंड्रीन। ठीक है, तो उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसका 5वां यानी कि लास्ट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन पे तो मैंने काफ़ी चर्चा किया था कि इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। मेरा तो मतलब उम्मीद रहता है ना कि ज्योग्राफी में 90% इस क्वेश्चन को पूछने का चांस रहता है। बराबर ये क्वेश्चन पूछता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, पहला दिया है बलुई मिट्टी, ख है रेगुर मिट्टी, ग है लाल मिट्टी, और घ है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो इसमें से कौन है जिसको काली मृदा कहते हैं? तो इसमें का ऑप्शन नंबर ख जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि रेगुर मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे रेगुर मिट्टी। तो ये थे आपके किताब के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग अब तो याद भी कर चुके होंगे। देखिए क्या है, एक ही चीज़ को मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, ताकि वो याद हो जाए। समझ रहे हैं बात को? एग्जाम्पल मैं बीच में इसलिए लाता हूँ कि उन चीज़ों से आपको जोड़ सकूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से क्या होता है कि हम चीज़ को जल्दी दिमाग में कैच कर लेते हैं। लाइन बाई लाइन अगर डायरेक्टली पढ़ाते चलेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या होगा कि आप बोर फील करना शुरू कर देंगे। इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए मैं एग्जाम्पल जोड़ देता हूँ कि आप उससे क्या हो जाओ कि कनेक्ट हो जाओ, उससे जुड़ जाओ। तो ये था आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। देख सकते हैं दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 है इसका, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मिट्टी 6 प्रकार की होती है, तो उसमें जो पहला प्रकार था वो कौन सा था? वो था जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में वहाँ हमने पढ़ा था कि जलोढ़ मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है, मतलब कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो उसी को यहाँ पे लिखना है कि जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं, कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पर हुआ, ये कहाँ पर फैले हुए हैं। और फिर इसी में दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं। इन सारे चीज़ों का वर्णन हम लोग कर चुके हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, अगर आप उसको अच्छे से जानना चाहते हो ना, तो उसके लिए बस आपको लाइन बाई लाइन बुक पढ़ लेना है। अगर बुक पढ़ लिए नहीं तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए कुछ नहीं है। क्वेश्चन आंसर तो वो लोग याद रखते हैं जो लोग पढ़ते नहीं है किताब, खाली क्वेश्चन वाइज सर पीछे भागते हैं, जल्दी 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 हमको मिल जाए, उसी में हम लोग लगे रहें। ये सब बकवास है। ठीक है, हमको तो लगता है कि क्वेश्चन आंसर पे मेहनत मत करो, बुक पे मेहनत करो। अगर बुक ही उठा लोगे ना तो क्वेश्चन आंसर जाएगा क्या? उसी में तो है। हनुमान जी को देखे थे ना कि जब वो गए थे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको बताया गया था कि जो चीज़ चमक रहा होगा ना वही संजीवनी बूटी है पहाड़ पे।
उनको सब चीज चमकता हुआ ही दिखाई दे रहा था। बस क्या किए, उसके केवल हाथ लगाए नीचे, अब पूरा का पूरा पहाड़ में उठा के लेके चल दिया, बोले इसी में ना कहीं होगा। ठीक है, तो हनुमान जी बन जाओ, पूरा किताबिया पढ़ लो, किताबिया पढ़ लोगे ना तो संजीवनी बूटी उसी में है, क्वेश्चनवा उसी में है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, दीर्घ उत्तरीय हो, कुछ भी हो, सब तो उसी में न रहेगा। तो मतलब किताबिए बढ़िया से पढ़ डालो। तो बस डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से लाइन बाई लाइन पूरा पढ़िए, छोड़िए मत एक रूप, एकदम लाइन बाई लाइन पूरा, जितना हो सके रिवीजन को रिवीजन मारिए। और भी विषय प्ले लिस्ट में और भी विषय है, जाइए पूरा पढ़िए एकदम। 10th क्लास के लिए तो बहुत सारा मैंने वीडियो बना रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिहार, अब हम लिखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो ये लाइनिंग आपको याद रखना है। पहले तो हमारा बिहार है जिसमें हम लोग हैं, फिर हमारा पड़ोसी राज्य ये उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल, इन सभी राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि फसल कौन सी लगाई जाती है। तो फसल में आपका आ जाएगा गन्ना, यानी जिसको ईख बोलते हैं, भोजपुरी में ऊख कहते हैं। उखिया नहीं होता है जो जाता है मिलवा में चिनिया पे रहता है। तो चावल यानी कि जिससे हम लोग वही धान, गेहूं, मक्का, दलहन, दलहन मतलब होता है दाल, ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। इसमें सिंपल भाषा समझिए ना कि हम लोगों के क्षेत्र में जो फसल लगाया जाता है ना, वही है आपका जलोढ़ मिट्टी का फसल। तो हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सबसे अच्छी मिट्टी पाई जाती है। और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, वहीं दाल, चावल, ऊख, दाल का खेती करते हैं, मकई का खेती करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ही बस लिखना है आपको। तो ये आपके इसमें 2 सवाल थे कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि क्या है। तो कहेंगे कि पहाड़ी ढलानों पर, पहाड़ी ढलान समझते हैं ना, जैसे कि उत्तराखंड साइड का क्षेत्र है, झारखंड को भी ले सकते हैं, उधर भी पहाड़ का एरिया बहुत ज़्यादा है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है कि ढलान है, कि ऊपर ऊपर से लोग नीचे जाता है, इसी से ढुलवा होता है, क्योंकि बराबर जमीन तो है नहीं, कहीं पूंछ है, खाल है, इसी से करके जमीन है। तो समोच्च कृषि, पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जिसे कहने का अर्थ समझिएगा, मान लीजिए कि ये ऐसे पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से अगर पानी गिरेगा और ये पूरा चिकना है तो पानी एकदम तेजी में ना आएगा, जितना ऊपर से नीचे जाते जाएगा क्या होगा, पानी का स्पीड बढ़ते जाएगा। अब पानी का स्पीड बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में जो फसल है उस पर तो ज़्यादा असर नहीं करेगा, लेकिन जो फसल यहाँ पे इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, इसको आके फ्लाक से उधिया देगा। उधिया देगा मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब इसको कहीं लेके बहा कर लेके चला जाएगा, कटाव करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए ब्रेकर, रोड में ब्रेकर नहीं बनाया जाता है कि गाड़ी कितना भी तेज हो रुकना ही पड़ता है। तो अब यहाँ पे पनिया आ रहा है तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, एक ब्रेकर, मतलब कि सीढ़ी बना दिया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आके पनिया रुक जाएगा, फिर इसको पार करके स्पीडवा इसका धीरा हो जाएगा। तो स्पीडवा जब धीरा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे ब्रेकर, फिर यहाँ पे ब्रेकर, और धीरे 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 पनिया जाके नीचे जाता है। तो उसको कहते हैं समोच्च कृषि। इससे क्या होगा कि फसल को बहाकर वो अपने साथ नहीं ले जाएगा, नहीं तो सारा का सारा फसल उधिया देगा, और साथ ही साथ मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव भी नहीं हो सकता है। अगर समोच्च कृषि यही है, समझ रहे हैं बात को। ये होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, ये हमारे क्षेत्रों में ऐसी फसलें नहीं होती, ये पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की जाती है। फिर है हमारा तीसरा प्रश्न, थोड़ा सा पानी पी ले हम। बोलते बोलते मुंह सूख जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि कंटिन्यू बोलना पड़ता है। क्लास में है, पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में रुक रुक के आदमी पढ़ाता है बातें करते हुए, तो एंटरटेन होता है। यहाँ पे अकेले थोड़ा सा बोर फील भी होता है, ठीक है ना। चलिए तीसरे प्रश्न को समझते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है पवन अपर्दन। पवन अपर्दन का अर्थ हुआ यानी कि हवा के द्वारा मिट्टी को बहा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जैसे कि हवा तेजी से आई, यहाँ पे मिट्टी है, इसको उड़ा करके कहीं और लेके चली गई, ये मिट्टी का कटाव करने लगी हवा के द्वारा, तो उसको पवन अपर्दन बोलते हैं। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। अगर जहाँ पे हवा के द्वारा मिट्टी का कटाव होता हो तो उस क्षेत्र में
हम कौन सी पद्धति का प्रयोग करें जो सबसे बेस्ट माना जाएगा खेती के लिए, कि हमारे मिट्टी का कटाव भी ना हो, फसल भी अच्छी हो। तो इसका आंसर हम देंगे कि पौन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है। पट्टिका मतलब कि वो नहीं होता है क्यारी बना करके, अरे सिंपल क्यारी क्या बोलते हैं उसको, अपने भाषा में उसको कहते हैं कि नाली फाड़ करके, तो नलिया फाड़ फाड़ के मरीचवा नहीं रोपा जाता है, तो मरीचवा टाइप का खेती करना चाहिए। मतलब कि एक जगह ऊंचा, फिर बीच में खाल, ऊंच खाल, ऐसे करके। अरे देखे होंगे मरीचा उर्चा खेती, चाहे गोभी उभी रोपा जाता है ना, तो उसको देखे होंगे आप लोग। तो पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर की जाती है। मतलब क्या होगा कि जो मेन है गडेर जो बना गया है, तो उस पर तो फसल उग जाएगा, आप पूरा उसका आगे पीछे पूरा घास हो जम जाएगा। तो घसिया जब जम जाएगा तो हमको पता है कि घास जहाँ जमा होता है वहाँ का मिट्टी उड़ नहीं सकता है, कितना भी ज़्यादा स्पीड हो वहाँ का मिट्टी उड़ नहीं सकता है। कि घास क्या करता है ना कि उन मटिया को बांध करके रखता है, तो बांध करके रखता है तो उड़बे नहीं करेगा, और जब उड़बे नहीं करेगा तो फिर आपका मिट्टी के कटाव तो होगा ही नहीं। तो जहाँ पर भी पवन और पर्दन वाला क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे पट्टिका कृषि सबसे बेहतर है, ठीक है ना। फिर चौथा प्रश्न है हमारा कि भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है, वहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। देखिए डेल्टा आ गया, डेल्टा के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा की है कि डेल्टा की नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी कहीं एक जगह जमा कर दी जाती है, तो वो डेल्टा कहलाता है। और इस मिट्टी की क्या विशेषता है इसके बारे में बताना है कि वो मटिया जो आता है उस मटिया में क्या खूबी होता है, क्या उनकी मतलब विशेषता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ है। यानी कि अगर गंगा नदी जो है, जो सब मतलब सबसे पवित्र नदी इंडिया की मानी जाती है, तो ये वेस्ट बंगाल है। और उसमें क्या है कि महानदी है, महानदी ये उड़ीसा में शायद है, उड़ीसा में है। और इसका मैंने एक चैप्टर बनाया था, वो ढालते विश्वास, उसमें महानदी का वर्णन है। और हाल फिलहाल जो तूफान उठा था ये महानदी से ही उठा था। तो महानदी, ये सब नदियों के नाम है कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। इनके द्वारा जो पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ, यानी कि हमारे पूर्वी साइड में, पूरब साइड में, तो इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। और इस मिट्टी का गठन बालू से, सिल्ट से एवं मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है। अब बालू तो समझ रहे हैं, सिल्ट क्या है, मृतिका क्या है, तो इसके लिए आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखो, मैं बार बार बोलता हूँ। ये सारा चीज़ का मैंने एक्सप्लेन किया है, मृतिका का मैंने फोटो दिखाया है, सिल्ट का फोटो दिखाया है, फोटो दिखा करके आपको एक्सप्लेन किया जाता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है, ठीक है ना। और पांचवा जो प्रश्न है वो है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो फसल चक्रण के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। फसल चक्रण मतलब क्या, फसल चक्र, और फसल चक्र का अर्थ हुआ कि खेतों में जब हम बदल बदल करके फसल लगाते हैं, मतलब कभी गेहूं, कभी धान, कभी ईख लगा दिए, कभी दाल की खेती कर दी, मतलब कि एक फसल को लगातार नहीं बोना है, आपको उसमें हर साल वैरायटी चेंज कर देना है। तो जब जब वैरायटी चेंज कर देंगे, अलग अलग फसलों का यूज करेंगे आप लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं फसल चक्र। तो ये मिट्टी संरक्षण में ये मिट्टी को सहायता कैसे प्रदान करता है उसी के बारे में आपको बताना है। तो हम कहेंगे दो धान्य फसलों के बीच एक दलहन की फसल को उगाना फसल चक्रण कहलाता है। यहाँ पे लिखा है धान्य फसल। धान्य फसल वही फसल जिसका यूज हम लोग ज़्यादातर खाने में करते हैं। जैसे कि खाने के लिए तो फसल ज़्यादातर होता ही है, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ बो दिए, गेहूं के बाद हमने धान बो दिया, और जस्ट उसके बाद कोई दलहन का खेती कर दिया। दलहन मतलब कोई भी दाल, चाहे वो सरसों का दाल, सॉरी अरहर का दाल हो, चाहे मूंग का दाल हो, चाहे तोड़ी का, खेसारी का, कोई भी दाल हो, एक दाल का अगर आप खेती कर दिए तो इसी को कहते हैं फसल चक्र। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग दो फसलों को बो देते हैं तो मिट्टी का जो पोषक तत्व है, जो उर्वरता शक्ति है ना, वो कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग दाल की खेती कर देते हैं तो उसका फिर से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, और फिर से उस मिट्टी की जो पोषक तत्व है वो बढ़ जाती है। सो हम दो धान्य फसलों के बीच अगर बीच बीच में दलहन की खेती करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा मिट्टी की ताकत को बनाए रखने के लिए।
इसके द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। मैंने अभी जो बताया कि अगर ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो मिट्टी की जो पोषण शक्ति है वो कभी समाप्त नहीं होगी, वो बर्बाद नहीं होगी, उसे हम हमेशा कायम करके रख सकते हैं। क्योंकि दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजनी स्थिरीकारक जीवाणु पाए जाते हैं। अभी मैंने बोला कि दलहन पौधे तो नाइट्रोजन के स्थिरीकारक पाए जाते हैं। स्थिरीकारक मतलब जो उसकी मिट्टी की ताकत को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें आ जाता है। तो ये अगर हम प्रक्रिया अपनाते हैं तो हम मिट्टी को काफ़ी अच्छा हमेशा बना करके अच्छे से खेती कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये समझ पाए होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव। अब इसका हम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को और देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट मैं समझा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट उतार भी सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने सोचा कि अगर एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपकी काफ़ी हद तक आपको याद हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि जल क्रांतता कैसे उपस्थित होता है, यानी कि जल क्रांतता कैसे आता है और मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है और मिट्टी के कटाव में ये क्या करता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय तो बड़ा लिखा जाता है, बड़ा है तो आप लोग थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़ा है तो बड़ा लिखना पड़ता है। तो कहेंगे अति सिंचाई। पहले तो जान लीजिए जल क्रांतता क्या है। खेतों में अधिक से अधिक पटौनी कर दीजिएगा ना तो फसल बर्बाद हो जाता है, इसको जल क्रांतता कहते हैं। अति सिंचाई से जल क्रांतता की समस्या पैदा होती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे भूमि का निम्नीकरण हुआ है। यानी कि पंजाब को ले लीजिए, हरियाणा को और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों की, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पटौनी होने के चलते क्या हुआ है कि वहाँ पे भूमि निम्नीकरण आ गया है कि मिट्टी काफ़ी बर्बाद हो गए हैं। जल क्रांतता से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पटौनी करते हैं तो लवण की मात्रा बढ़ जाएगी और क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब खेत में भुअरी पकड़ना शुरू कर देगा, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति घटती जाती है और भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है। बंजर होने का अर्थ क्या हुआ कि मतलब उसमें आप फसल चाहे अच्छे से उगाने के लिए, तो धीरे धीरे उसमें से फसल उगाने की क्षमता ही कम हो जाएगी। जल क्रांतता एक बड़ी समस्या है जो मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी के बचाव पर आप एक निबंध लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। मिट्टी से केवल ऐसा नहीं है कि मतलब पौधों का विकास होता है, इससे कई प्रकार के जीव हैं जिसमें हम लोग भी हैं, हमारा भी तो पोषण पृथ्वी पर ही होता है ना। मृदा में निहित मतलब उपस्थित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है और देश की नियति का भी निर्धारण करती है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया पिछले क्लास में कि मिट्टी धीरे धीरे बनती है, तेजी से नहीं बनती है। लाखों वर्ष लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होने में। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाती है। जब मिट्टी नहीं रहेगी तो कौन सी संपत्ति और कौन सी संस्कृति कहाँ पे रहेगी, सब खत्म हो जाएगी। ध्वस्त मतलब बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना। मिट्टी का एक जगह से स्थानांतरित होने का अर्थ क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना भूक्षरण कहलाता है, जिसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। यह मृदा की एक बड़ी समस्या है। मृदा का क्षरण कई कारणों जैसे वायु और जल के तेज बहाव से, जल क्रांतता से, अति पशुचारण से, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसे मानवीय अनुक्रियाओं द्वारा होता है। वृक्षारोपण, पट्टिका कृषि, फसल चक्रण, समोच्च कृषि इत्यादि द्वारा भूक्षरण को रोकना मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका है। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण का सबसे बड़ी शर्त है। मतलब वृक्षारोपण का अर्थ क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना, तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को बचा सकते हैं, जिससे मृदा को बाधा पहुंचती है और इनकी पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अतः रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा संरक्षण में सहायक होता है। तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद का यूज न करें। और रासायनिक खाद और जैविक खाद में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी चर्चा हुई है पिछले क्लास में, तो इसलिए बार बार मैं बोलूँगा कि पीछे नहीं देखा है तो देखें, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका अंतिम प्रश्न है और आज के लिए अंतिम एक क्वेश्चन है। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद, पशुधन मतलब अधिक से अधिक पशु होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। मतलब भारत का अगर कमाई का बात किया जाए, देश का आर्थिक स्थिति की चर्चा की जाए,
तो इसमें पशुधन का बहुत कम मतलब योगदान है। कैसे, मतलब इसको स्पष्ट करें कि बहुत बड़ी संख्या है अन्य देशों की अपेक्षा पशुओं में, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो इतना डेवलप नहीं है, उतना ये योगदान नहीं देता है जितना इसे देना चाहिए। तो हम कहेंगे कि भारत में पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया है। यानी कि भारत जो है वो लगता है कि मतलब पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे पशु है तो वो इंडिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पशु है। किंतु स्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। लेकिन किसी भी पशुओं को चराने के लिए स्थायी चारागाह मतलब फिक्स, कि मतलब यहाँ पे पशु ही चरेंगे बाकी कोई काम नहीं, ऐसा तो जगह लगभग हमको नहीं जल्दी दिखाई, बहुत कम है। जैसे गाय भैंस क्या है, अपने मन से कोई ले आता है तो रोड के किनारे चराता है, आ गलती से किसी की भैंस खेत में घुस गई, किसी का फसल खा गई, तो खेत वाला पकड़ के हिक भर पहले हुंकता है उसको, हुंकने के बाद से फाइनो लगाता है जिसका भैंसिया होती है, तो उनको डाँडो भरना पड़ता है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं आता। पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल मतलब खराब प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है। तो बस यही थे। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का नगण्य योगदान का निम्न कारण है। अब कौन कौन सा कारण है जिसका योगदान बहुत कम है? तो पहला है उन्नत पशु नस्लों की अपर्याप्तता, दूसरा है चारागाह के लिए भूमि की कमी, तीसरा है वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव, चौथा है बढ़ती जनसंख्या का अति दबाव और पांचवा है पूंजी का अभाव इत्यादि। तो इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग इसका अगला खंड लाएंगे, जल संसाधन। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।